हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। इससे पहले हम लोगों ने ह्यूमन आई के जो पार्ट्स होते हैं वो और उन पार्ट्स का क्या क्या वर्क होता है उसको, साथ ही ह्यूमन आई में जो डिजीज़ होते हैं और उन डिजीज़ को कैसे ट्रीट किया जाता है, उन सब के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और वहाँ से जाकर आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आगे का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, मतलब प्रिज्म को समझेंगे। तो देखिए, प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म का लेटरल सरफेस इस टाइप का दिखेगा आपको, ठीक है। एक्चुअली में जो प्रिज्म होता है वो क्या होता है, प्रिज्म में तीन क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं, रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं। और ये तीनों रेक्टेंगुलर सरफेस एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर ज्वाइन किए जाते हैं। तो इस तरीके से इसका एक साइड से व्यू आता है जो आप ट्राइंगल सामने देख पा रहे हैं, ठीक है। जो आप सामने ट्राइंगल जैसा देख रहे हैं ये पूरा क्या होता है, कुछ इस टाइप का होता है। जैसे ये एक रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक, इस टाइप से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। तो ये एक हमारे पास रेक्टेंगुलर सरफेस, एक नीचे रेक्टेंगुलर सरफेस और एक इस साइड में इसके जस्ट पीछे रेक्टेंगुलर सरफेस होता है। तो तीन रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं और ये पूरा किसका, कांच का, ग्लास का बना हुआ होता है। आई होप कि यहाँ तक समझ गए होंगे। क्या होता है, जब प्रिज्म पर कोई लाइट की रे, ठीक, लाइट की रे जब इस पे ड्रॉ की जाती है किसी एंगल पर, ठीक, परपेंडिकुलर नहीं, किसी एंगल पर, इसके किसी भी सरफेस पर, तो उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है। रिफ्रैक्शन हम लोगों ने, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का जिसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, उसमें डिस्कस किया था। रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रिफ्रैक्शन ये होता है कि जब कोई भी लाइट की रे, यानी लाइट जो होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, ठीक, और वो दोनों मीडियम एक दूसरे के रिफरेंस में या तो डेंसर हो या फिर एक कैसा हो, रेरर हो, दूसरा डेंसर हो, या फिर एक डेंसर दूसरा रेरर, यानी उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में लाइट क्या करती है, बेंड हो जाती है अपने पाथ से, ठीक है, अपने पाथ से हट जाती है। तो इसी को लाइट को अपने पाथ से हटने की जो प्रोसेस होती है इसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। लाइट का अपने पाथ से हट जाना रिफ्रैक्शन होता है। अगर कोई लाइट की रे रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वो क्या होती है, नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड होती है, और अगर डेंसर टू रेयर एंटर करती है तो फॉरवर्ड टू नॉर्मल क्या करेगी, बेंड हो जाएगी। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी फॉलो होता है। क्या होता है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर PQ एक रे ऑफ लाइट है जिसको हम इंसिडेंस रे बोलेंगे, और ये किसी भी सरफेस पर किसी एंगल के साथ ड्रॉ होती है, पड़ती है, ठीक है, एक प्रिज्म के सरफेस पर। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसका रिफ्रैक्शन हो जाता है। क्यों, क्योंकि एयर से ग्लास में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है। एयर जो होता है वो रेयर मीडियम होता है और जो ग्लास होता है वो कैसा, डेंसर मीडियम होता है। तो हमें पता है जब रेयर टू डेंसर जाएगी तो क्या करेगी, ये टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ, ठीक है, बेंड हो जाएगी। तो यहाँ एन जो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई ये लाइट, ठीक है, लाइट क्या हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अब देखिए आगे जाती है जब ये लाइट, ठीक, तो अभी तो ट्रेवल कर रही थी ग्लास में, ठीक है, यानी डेंसर मीडियम में, इसके बाद में कहाँ जाएगी, एयर में जाएगी। कहाँ जाएगी, एयर में जाएगी। तो एयर कैसा है, रेयर मीडियम है ग्लास के रिफरेंस में। तो हम देखेंगे जैसे ही ये बाहर जाएगी तो उस कंडीशन में क्या करेगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। और एक और नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ किया हमने इस सरफेस के ऊपर M, ठीक है। तो ये जो एंगल इधर था, ठीक, उस एंगल से ये क्या करेगी, कुछ दूर हो जाएगी, ठीक है, यानी नॉर्मल से दूर हो जाएगी, फॉरवर्ड टू नॉर्मल बेंड हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब समझिए, जो लाइट इंसिडेंट हो रही थी, लाइट की रे PE, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ देखिए फर्स्ट पॉइंट पर पहले क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है।
तो रिफ्रैक्शन के बाद ये जो रे आई ई और एफ है, ये हमारी लाइट की जो रे है उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि ये रिफ्रैक्ट हो गई है। उसके बाद में देखिए एफ और एस देख रहे हैं, एक ऐसी है बाहर आ गई यानी इमरजेंट हो गई, ठीक, इमर्ज हो गई, ठीक, इसको बोलेंगे इमरजेंट रे बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इमरजेंट रे बोलेंगे, ठीक है। और ये जो आप एन डैश देख रहे हैं वो नॉर्मल है, इस जो सरफेस दिखाई दे रहा है हमें ए बी उस पर, ठीक है। सेम ऐसे ही जो एम डैश देख रहे हैं वो नॉर्मल है सरफेस ए सी पर, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गई बात। अब देखिए ये डॉट वाली आप ये डायरेक्शन देख रहे होंगे यहाँ पर ई और एच, जो ई एच है वो हमारा क्या है, इमेजिनरी पाथ है। अगर ये जो लाइट की रे आ रही थी पीई, ये बेंड ना होती, ये रिफ्रैक्टेड ना होती तो सीधे इस पाथ पर चली जाती, ठीक है, इस पाथ पर चली जाती। और जो इमरजेंट रे देख रहे हैं वो कहाँ से आई, यहाँ से, ये देखिए इमरजेंट हुई। अगर इसको हम पीछे बढ़ा दें, ठीक, तो इस पाथ से ही तो आती हुई ये प्रतीत हो रही, मतलब अपीयर हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो ओरिजिनल यानी इंसिडेंट रे थी और इमरजेंट रे थी, ये पॉइंट जी पर मिलती है। कहाँ पर, पॉइंट जी पर मिल रही है, ठीक, इतनी बात समझ गए। अब देखिए जिस एंगल पर ये जो इंसिडेंट रे है वो इसके ऊपर गिरती है सरफेस के ऊपर, तो वो नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रही है इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद में यहां आप देख रहे हैं एम डैश के साथ, एम डैश के साथ जब ये इमरजेंट रे जितना एंगल बना रही है इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंस बोलेंगे, ठीक है। और आप देख रहे हैं इमरजेंट रे को हम पीछे बढ़ा दें, ठीक, और यहाँ देखिए ये जो हमारी रे थी ओरिजिनल जिसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, इसको अगर हम आगे बढ़ा दें इसी के पाथ पर, ठीक है, तो ये एक दूसरे को कहाँ पर मिलेंगे, ये एक दूसरे को पॉइंट जी पर मिलेंगे। तो जी पर इनके बीच एक क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण, ठीक है, कितना इसमें डेविएशन हो गया है। और ऊपर ये जो आप एंगल देख रहे हैं यहाँ पर, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। और यहाँ पर भी एंगल ऑफ प्रिज्म, यहाँ पर भी एंगल ऑफ प्रिज्म बनेगा, ठीक है, जैसे भी घुमा देंगे उसको वो एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपकी, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ और चीज़ समझते हैं। अब देखिए प्रिज्म से जब कोई वाइट लाइट क्या करती है, पास होती है, ठीक, तो वो प्रिज्म इस वाइट लाइट को क्या कर देता है, इस डिफरेंट टाइप्स के कलर्स में ब्रेक कर देता है, ठीक, एक बेंड बना देता है डिफरेंट टाइप के कलर्स में, ठीक। तो अगर आप यहाँ से लाइट पास करें, सनलाइट पास करेंगे तो आप देखेंगे कि एक बैंड जैसा बन रहा है जिसमें रेनबो जैसा दिख रहा है, ठीक है। रेनबो जो है वो भी एक डिस्पर्सन का ही फिनोमिना होता है, वो अभी आगे बात करेंगे, ठीक। तो रेनबो जैसा बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई है, ठीक, एक रेनबो जैसा बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो रेनबो जैसा बनता हुआ दिखता है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, ठीक, या कलर बैंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कलर बैंड भी बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वाइट लाइट होती है, कैसी लाइट, वाइट लाइट जो होती है, ठीक है, वो मिलियंस ऑफ कलर से मिलकर बनी होती है। कितना, मिलियंस ऑफ कलर से मिलकर बनी होती है। और हर एक कलर की जो वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट होती है और स्पीड भी डिफरेंस होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम में। हर एक कलर की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम में डिफरेंट होती है, यानी एयर में कुछ और होगी, ग्लास में कुछ और होगी, ठीक है। तो इसी टाइप से ग्लास में कुछ और होती है और एयर में कुछ और होती है। जब एयर से ग्लास में यानी कि प्रिज्म में ये जो लाइट है वो जाती है,
तो चूंकि इनकी स्पीड अलग अलग है, ठीक, तो ये क्या करता है, ग्लास उन सभी कलर्स को रोकता है। क्या करता है, रोकता है। अब आप ऐसे समझो कि ट्रैफिक पुलिस वाला है, ट्रैफिक पुलिस वाला किसको जल्दी पकड़ लेगा, जो धीरे चल रहा होगा, है ना, जिसकी स्पीड धीरे धीरे होगी उसको पकड़ लेगा, कहे इसको पकड़ लो, ठीक, और जो तेजी से आ रहा है उससे कहेगा दूर हट जाओ नहीं तो ये टक्कर मार देगा, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पर होता है कि जो फास्ट मोशन कर रहा है, ठीक, वो लाइट ज़्यादा बेंड नहीं होगी, वो ज़्यादा बेंड नहीं होगी क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक, और जो स्लो चल रही होगी जिसकी स्पीड कम होगी उसका जो बेंड होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब लाइट अपने पाथ से ज़्यादा बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे रेड लाइट जो होगी वो सबसे अप साइड में मिलेगी, ठीक, और वायलेट जो कलर होगा वो आपको सबसे नीचे मिलेगा। तो यहाँ से हमें एक और कंक्लूजन निकलता है कि जो रेड लाइट होती है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, ठीक है, एंड मिनिमम किसकी होती है, वायलेट कलर की, ठीक है। तो इसमें हमें इस स्पेक्ट्रम में या इस बैंड में कितने कलर मिलते हैं टोटल, इस बैंड में हमें टोटल 7 कलर्स मिलते हैं, ठीक। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होंगे वो भी हम देख लेते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, ये 7 कलर्स होते हैं। इसी को विबग्योर भी कहते हैं, ठीक है, इसी को विबग्योर भी कहते हैं, ठीक है, BIBGYOR, ठीक है, ये 7 कलर्स हैं विबग्योर। इसको सिंपली हम लोग लर्न करने के लिए यूज़ करते हैं। देखिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स component colors is called dispersion of light और dispersion। सिंपली लाइट का इसके कंपोनेंट्स कलर में स्प्लिट हो जाना, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट्स कलर कितने होते हैं, हाउ मेनी कंपोनेंट्स कलर आर देयर इन अ वाइट लाइट, 7, विच वाज, ठीक है, कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, ठीक है, इस बैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे नेक्स्ट देखिएगा, द कलर्स दैट अपीयर्स एट 2 एंड्स ऑफ द कलर बैंड, ठीक है, इसको कलर बैंड बोलते हैं। द वेरियस कलर्स शीन आर, कौन कौन से कलर्स होते हैं, देखिए वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड एज शोन, ठीक है, इन द फिगर। The acronomy विबग्योर will help you remember the sequence of the color, ठीक है। ये जो विबग्योर वर्ड देख रहे हैं वो डाउन से अप वर्ड के लिए, ठीक है, ठीक है, ये बॉटम टू टॉप के लिए है, ठीक है। सबसे नीचे वायलेट, देन इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, उसके बाद में येलो, उसके बाद में ऑरेंज एंड देन आएगा रेड हमारा, ठीक है। अगर मिड में पूछा जाए तो मिड में कौन सा, ग्रीन रहेगा, मिड में कौन सा रहेगा, ग्रीन रहेगा, ठीक है, हाँ, इस बैंड के मिड में कौन, ग्रीन रहेगा, ठीक है। द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ द लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, इसी को हम स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। यू माइट नॉट बी एबल टू सी ऑल द कलर्स सेपरेटली येट समथिंग मेक्स ईच कलर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर, ठीक है। तो इसको हम स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो देखिए लाइट कुछ इस टाइप से आती है और हमें दिखती है आती हुई, ठीक है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं इस टाइप से लाइट आएगी तो वो इस तरीके से अपने कलर्स में स्प्लिट हो रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वायलेट है वो सबसे लोअर है, ठीक है, एंड सबसे अप साइड में कौन सा है, रेड कलर है, ठीक है, उसके बाद ऑरेंज है, येलो, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, इस टाइप से चलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर यही स्प्लिटेशन यानी इस स्पेक्ट्रम को किसी दूसरे प्रिज्म से पास कराया जाए, ठीक है, देखिए यहाँ समझिए, एक प्रिज्म से क्या हमने स्पेक्ट्रम प्राप्त, ठीक है, बनाया, और इस स्पेक्ट्रम को क्या किया, दूसरे प्रिज्म के ऊपर
डाला तो ये प्रिज्म क्या करेगा, इस स्पेक्ट्रम को अगेन वाइट लाइट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, बात समझ आई, यानी कि इसको अगेन वाइट लाइट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर सारी चीज़ें मिक्स करके मिली थी, दाल चावल खिचड़ी, ठीक है, और जैसे ही प्रिज्म से गया तो प्रिज्म ने क्या किया, अलग अलग सेपरेट कर दिए। अब अगेन दूसरे प्रिज्म में इस सेपरेट को डालोगे तो वो क्या कर देगा, फिर से खिचड़ी बना देगा। ठीक है, फिर से सिंगल कलर में दे देगा। बात समझ गए। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था वो न्यूटन ने सबसे पहले किया था। और देखिए इसके फिनोमिनाज भी होते हैं जो हमारे डेली लाइफ में हम लोग देखते भी हैं। जैसे रेनबो जो होता है वो एक नेचुरल फिनोमिना होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको हमने देखा होगा। ठीक, क्या होता है इसमें रेनबो में, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। तो रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शॉवर, मतलब रेन के बाद में हमें क्या दिखता है, रेनबो दिखता है। इट इज केस्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन। ठीक है, जो रेनबो होगा वो सन के अपोजिट डायरेक्शन में ऑलवेज फॉर्म होगा। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या करती हैं, स्मॉल प्रिज्म की तरह वर्क करती हैं। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट। ठीक है, तो जो हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, डिस्पर्स करती हैं और इंसिडेंट करती हैं सनलाइट को। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एक नेचुरल प्रिज्म का वर्क करती हैं। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, सनलाइट किसी भी वाटर ड्रॉपलेट पे आके गिरती है। जैसे ही वो गिरेगी तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन होगा लाइट का। रिफ्रैक्शन के बाद डिस्पर्शन हो जाएगा, लाइट क्या हो जाएगी, अपने कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। स्प्लिट होने के बाद जैसे ही यहाँ पर जाएगी लाइट तो इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसी के अंदर टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और उसके बाद जब लाइट वापस आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन तो इस पॉइंट पे जब आएगी तो अगेन इसका रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि ये डेंसर टू कैसे आ रही है, रेयर मीडियम में जा रही है, तो अगेन इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा और फिर हमें ये कलर्स दिखाई देंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं दो बार क्या हुआ, दो बार हुआ रिफ्रैक्शन। देखिए एक तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन और एक यहाँ पर रिफ्रैक्शन। एक बार क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और एक बार क्या हुआ, डिस्पर्सन। तो जब रेनबो फॉर्म होता है तो उसमें कई सारे फिनोमिनाज एक साथ होते हैं, जिसमें रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन सारे फिनोमिनाज एक साथ वर्क करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा रेनबो बनता है तो उसमें कितने टाइम रिफ्रैक्शन होता है, 2 टाइम्स, रिफ्लेक्शन 1 टाइम एंड डिस्पर्सन 1 टाइम होता है। ठीक है, अभी हमने बात की थी कि जो रेनबो होता है वो सनलाइट की अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए ठीक कि मॉर्निंग टाइम में जो रेनबो बनेगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो आप वेस्ट में बताएंगे। इवनिंग में जो रेनबो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट में बताएंगे। और अगर नून टाइम एट 12 o'clock पूछे तो किस डायरेक्शन में बताएंगे। तो याद रखेंगे नून टाइम पर कोई भी रेनबो नहीं बनता है। ठीक है, ये भी चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पर डिटेल से बताया गया कि किस किस टाइप से इसमें जो है रेनबो फॉर्म होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्क्राइब की गई हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। रिफ्रैक्शन को हम लोगों ने हमने आपको बताया था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे होता है। देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है।
क्या है, एयर है, ठीक, एयर है और डस्ट पार्टिकल हैं, स्मोक पार्टिकल्स हैं, ठीक, वाटर वेपर भी है। तो ये सारे हमारे एटमॉस्फेयर में ये सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। एयर क्या होती है, एयर जैसे जैसे हॉट होती है वैसे वैसे अप साइड को मतलब अपवर्ड मोशन करती है, और कूल होती है तो ये नीचे आती है। बात समझ आ रही है? जैसे बारिश होती है तो बादल कैसे बनते हैं, बादल जब बनते हैं तो नीचे से क्या होता है, जितना भी वाटर है वो वेपर बन के ऊपर जाता है, मतलब गर्म होके ऊपर गया, ठीक, और जब वो ठंडा हो गया तो नीचे आ गया बारिश के फॉर्म में, ठीक है, मतलब रेन की फॉर्म में नीचे आ गया। सेम ऐसे ही एयर में भी होता है, एयर गर्म होती है तो ऊपर जाती है, यानी उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और ठंडी हो जाती है तो नीचे आ जाती है, यानी डेंसिटी उसकी थोड़ी सी बढ़ जाती है। यहाँ तक क्लियर हुई बात? तो ऐसे ही हमारे जितना भी एटमॉस्फेयर है, तो इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं। कहीं पर जो हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कहीं पर टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। तो जब ज़्यादा और कम टेम्परेचर होगा तो वहाँ पर जो हमारी एयर होगी उसकी डेंसिटी कहीं ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी, कहीं ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी। अब लाइट इसी एटमॉस्फेयर से पास होती हुई आती है, तो आपको पता है कि लाइट जैसे ही रेयर टू डेंसर पास करेगी जाएगी तो क्या करेगी, अपने पाथ से बेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपने पाथ से बेंड हो जाएगी, हट जाएगी, ठीक है। तो जब डेंसर में जाएगी तो ये क्या करेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल मूव कर जाएगी, ठीक है। और जब रेयरर में जाएगी तो क्या करेगी, फॉरवर्ड टू नॉर्मल मूव कर जाएगी, बेंड कर जाएगी। तो ये सारी जो फिनोमिनाज हैं, ये सारे फिनोमिनाज होते हुए कई बार ऐसा होता है कि रेयरर से डेंसर जाती है, डेंसर से रेयरर जाती है, तो लाइट जो होती है अपने पाथ को चेंज करती हुई हमारे तक आती है। तो इस तरह से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे सन है या स्टार है या मून है, उसको हम देखते हैं तो उससे जो लाइट आ रही होती है वो बहुत ज़्यादा बेंड के बाद आती है, ठीक है, बेंड होती हुई आती है। और यही जो वेंडेशन है, यही जो रिफ्रैक्शन है, उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। मतलब जो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे स्टार है, सन है, उनसे जो लाइट आती है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो जो रिफ्रैक्शन होता है, ठीक, उसको हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसी में हम लोग इसी रिफ्रैक्शन से हम ये भी समझ सकते हैं कि जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकलिंग करते दिखते हैं, ठीक है। एक आपने स्टोरी भी हम लोग जब छोटे होते हैं तो पढ़ते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करके, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, स्टार जो है ऐसा लगता है कि टिमटिमा रहे हैं, ट्विंकलिंग कर रहे हैं, ठीक। तो क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो लाइट आ रही होती है तो डिफरेंट जो लेयर्स हैं उनसे पास होती हुई आती है। जब लेयर से पास होती हुई आएगी तो बेंड होती हुई आएगी, ठीक। कभी हमारे पास ज़्यादा पहुँचेगी, कभी कम पहुँचेगी, तो हमें ऐसा लगता है कि तारे जो हैं वो टिमटिमा रहे हैं, स्टार्स जो हैं ट्विंकलिंग कर रहे हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का यहाँ पर देखिए इन्होंने रीज़न भी डिस्क्राइब किया है। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। द स्टार लाइट on entering the Earth's atmosphere undergoes refraction continuously before it reaches the Earth, ठीक है। The atmospheric refraction occurs in a medium of gradually changing refractive index, ठीक है। मतलब हमारे जो एटमॉस्फेयर की लेयर होती हैं उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेजुअली मतलब कंटिन्यूसली चेंज होते हैं। सिंस द एटमॉस्फेयर वेंड स्टारलाइट टुवर्ड द नॉर्मल द अपीरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल। तो उस कंडीशन में जो हमारा स्टार होता है उसकी पोजीशन भी हमें चेंज होती हुई दिखती है, ठीक है। रिफ्रैक्शन में यही तो होता है कि अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट उसके एक्चुअल पोजीशन पे दिखेगा नहीं, ठीक है, उसके एक्चुअल पोजीशन पर नहीं दिखेगा, वो या तो हमें दूसरी पोजीशन पर दिखाई देगा, ठीक है। फर्दर
दिस अपियरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी, ठीक है, और ये स्टेशनरी नहीं होता है, बार बार हमें पोजिशन उसकी चेंज होती हुई दिखती है, एज वाज द केस ऑफ इन द प्रीवियस बट कीप ऑन चेंजिंग स्लाइटली, ठीक है, सिंस द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी, ठीक है, फिजिकल कंडीशंस भी स्टेशनरी नहीं, इट वाज द केस इन प्रीवियस पैराग्राफ, इसको हमने पीछे डिस्कस कर लिया है अभी पीछे लास्ट में, ठीक है, मतलब जो हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर है वो भी क्या है, स्टेशनरी नहीं रहता, वो भी चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, स्टार लाइट है, वो हो रहा है और हमें इससे पोजीशन उसकी चेंज होती हुई फील होती है, अपीयर होती है, ठीक है। सिंस द स्टार आर वेरी डिस्टेंट दे अप्रोक्सीमेट पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट एज द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट coming from a star goes on varying slightly, the apparent position of the star fluctuate and the amount of starlight entering the eye flickers. The star sometimes appears brighter and some other time fainter, which is the twinkling effect, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब हमारा लाइट जो आ रही होती है तो उस किसी कंडीशन में लाइट हम तक ज़्यादा पहुंच जाती है, ठीक है, और किसी कंडीशन में लाइट हम तक कम पहुंच पाती है, ठीक है। तो जब कम लाइट पहुंचती है तो हमें लगता है कि जो स्टार है वो थोड़ा धुंधला दिख रहा है, ठीक, और जब लाइट हमारे पास ज़्यादा पहुंचती है तो ब्राइटर दिखता है। तो यही जो इफेक्ट होता है यही ट्विंकलिंग इफेक्ट है ऑफ द स्टार, ठीक है। वाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल, प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करते, द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ, जो जैसे हमारा ये हम इसको कह दें एक बार क्या इसको बोलते हैं, जैसे हमारा ये मून, ठीक है, तो मून जो है वो ट्विंकल नहीं करता है क्योंकि वो ये हमारे अर्थ के बहुत ज़्यादा क्लोजर है, ठीक है, स्टार के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा क्लोजर है, ठीक है, इसलिए ये ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखता है। If we consider a planet as an oscillation of a large number of point-sized sources of light, the total variation in the amount of light entering our eye from all the individual point-sized sources will average out to zero. Therefore, nullify the ट्विंकलिंग इफेक्ट, ठीक है, इससे जो ट्विंकलिंग इफेक्ट होता है वो निगलेक्ट हो जाता है, क्योंकि अगर हम इस पर ये भी एज्यूम करते हैं कि छोटे छोटे पॉइंट साइज रिसोर्सेज हैं, ठीक है, पॉइंट साइज रिसोर्सेज हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पॉइंट साइज रिसोर्सेज लाइट को जो लाइट का जो हमारी आइज तक पहुंचने का जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, वो एवरेज में, ठीक, उसको चेंज नहीं होने देते, मतलब एवरेज में ज़ीरो नहीं होने देते ऑसिलेशंस को। ऑसिलेशन मतलब जो कंटिन्यूअसली चेंज होता है, मतलब ऑसिलेशन का मीनिंग ये होता है जैसे कोई ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन के दोनों तरफ मोशन कर रहा हो, ठीक है, मतलब कभी घट रहा, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, इस टाइप से टू एंड फ्रो मोशन इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसी का देखिए एक और इफेक्ट है, ये क्या नाम, इसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसी का इफेक्ट एक और है। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट मतलब सन निकलने से पहले ही हमें सन दिखने लगता है, यानी कि सन की इमेज हमें पहले ही दिखने लगती है, और सन जब सेट हो जाता है उसके बाद तक उसकी इमेज हमें दिखाई देती रहती है। ये किसका इफेक्ट है, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही एक इफेक्ट होता है। देखिए क्या होता है इसमें, जैसे ये लेयर्स हम देख पा रहे हैं आप, ये हमारा क्या है, अर्थ है, ठीक, और एक अर्थ पर कोई पर्सन खड़ा है, ये सन है, ठीक। अभी सन की जो पोजीशन है वो बहुत नीचे है, ये हमारा होरिजन पॉइंट लाइन है, ठीक है, इससे नीचे है, इससे नीचे है सन। अब क्या हुआ, सन से जो लाइट चली वो कैसी आई, इस टाइप से आई, ठीक है।
अब जैसे डेंसर मीडियम में ये क्या करेगी, इंटर करेगी, वैसे वैसे इसका पाथ जो होगा हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसकी तरफ बेंड होता चला जाएगा और ये हमें दिखाई देगा और हमें ऐसा लगेगा कि जो सन है वो आ गया है, वो कैसा उग चुका है, मतलब सनराइज हो गया है। ठीक, मॉर्निंग टाइम पर हमें जो सन दिखाई देता है वो किस कलर का दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, मतलब रेड टोटल नहीं होता लेकिन ऑरेंज टाइप का दिखता है। ठीक है, गेरुआ कलर का जिसे हम बोलते हैं उस टाइप का दिखाई देता है। उसका रीज़न क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। उसका क्या रीज़न होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, जैसे हम लोगों ने अभी देखा था लाइट जो होती है सनलाइट, उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। ठीक, बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो जो डस्ट पार्टिकल है, एयर पार्टिकल्स हैं, ठीक, ये क्या करते हैं, उस लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद रिलीज़ करते हैं। तो ऑब्जर्व जब करेंगे तो सबसे पहले किसे ऑब्जर्व करेंगे, जिस कलर की लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी उसको जल्दी ऑब्जर्व कर लेंगे, जिसकी स्लो होगी उसको धीरे से ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो उसको फिर छोड़ेंगे भी जल्दी, जिसकी स्पीड ज़्यादा उसको छोड़ देंगे जल्दी, और जिसकी स्पीड कम होगी उसको देर में रिलीज़ करेंगे। ठीक है, और जिसकी स्पीड कम होगी तो उसको ट्रैवल करने में भी डिस्टेंस टाइम लगेगा, और जिसकी स्पीड तेज होगी, फास्ट होगी, उसको ट्रैवल करने में भी टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट में कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में लाइट आती है, ठीक है, लाइट आती है तो उस कंडीशन में क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। जितने भी हमारे पार्टिकल्स होती हैं एयर में वो सभी लाइट को ऑब्जर्व कर लेते हैं और फिर रिलीज़ करते हैं। तो रेड जो लाइट होती है वो बहुत फास्ट मोशन इसकी स्पीड होती है, तो फास्ट इसकी स्पीड होने की वजह से ये जल्दी आ जाती है। ठीक है, तो हमें इसीलिए रेडिश दिखता है। ठीक है, क्योंकि एक तो हमारे अपीयर मतलब इमेज देख रहे हैं, अब इमेज देख रहे हैं तो आपको पता है कि जो सबसे फास्ट लाइट चल रही होगी वही हम तक पहुँचेगी। ठीक है, वही हम तक हमारे पास पहुँचेगी। ठीक है, हाँ, बाकी लाइट नहीं पहुँच पाएंगी इतनी जल्दी। ठीक है, तो जो एडवांस सनराइज होता है वो कितना 2 मिनट्स, एंड डिले सनसेट होता है उसमें भी 2 मिनट्स का गैप होता है। ठीक है, एक्चुअल सनराइज एंड एक्चुअल सनसेट के। ठीक, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक और रीज़न हम आपको बता देते हैं। जैसे जो हमारा स्काई होता है वो ब्लू दिखता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। जो हमारा ओशियन होता है उसका कलर ब्लू दिखता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। ठीक है, तो ये सारे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होते हैं। और आपसे पूछा जाता है कि जैसे रेलवे के सिग्नल होते हैं या फिर हमारे जो ट्रैफिक लाइट्स होते हैं वो रेड कलर का बनाते हैं, रेड और ग्रीन इसीलिए बनाते हैं क्योंकि इसका स्कैटरिंग कम होता है, रेड का स्कैटरिंग कम होता है। ठीक है, और ये फास्ट जो है जा भी सकती है, इसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल करने की प्रॉपर्टी होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा और हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसको हमने मोस्टली कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो कुछ जो भी छूटा होगा वो हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखेंगे, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है।